चलिए अब सुनते हैं कहानी दत्ता का अंतिम भाग। ये मेरा पसंदीदा उपन्यास है, इसलिए भी क्योंकि ये सुखांत है और इसमें बहुत पुराने बंगाल की दशा बताई गई है। और सबसे अच्छी बात जो है कि उस समय भी अगर एक स्त्री चाहे तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए समाज से और चालाक पुरुषों से लड़ाई लड़ सकती थी। चलिए प्रारंभ करते हैं। अभी तक आप लोगों ने सुना कि विजया के पिताजी की मृत्यु के पश्चात उनके मित्र राज बिहारी और उनका बेटा विलास ही विजया की जमींदारी की देखभाल करते थे और वो दोनों पिता पुत्र किसी तरह से विजया की जमींदारी हड़पने के लिए विजया का विवाह विलास से करवा देना चाहते थे। किंतु विजया के पिता ने अपनी मृत्यु के पूर्व विजया को बताया था कि वे विजया का विवाह अपने दूसरे मित्र के पुत्र नरेंद्र से करना चाहते हैं और नरेंद्र अभी विदेश गया है डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए। अकस्मात नरेंद्र उसी गांव में वापस आ जाता है और विजया से उसकी भेंट भी हो जाती है। किंतु उसके पिता ने जो रुपए विजया के पिता से लिए थे उसके कर्जे में राज बिहारी और विलास नरेंद्र का मकान ले लेते हैं और उसे घर से बेघर कर देते हैं। किंतु विजया को नरेंद्र का सरल और सच्चा व्यक्तित्व बहुत भा जाता है और वो उसके प्रेम में पड़ जाती है। किंतु उस समय स्त्रियां इतनी स्वतंत्र नहीं थीं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें और धीरे धीरे उसे ये आभास भी हो जाता है कि राज बिहारी उसकी संपत्ति हड़प लेना चाहते हैं और विलास एक बहुत ही उद्दंड प्रकृति का मनुष्य है। जब राज बिहारी उससे उसकी पिता की संपत्ति के कागजात मांगते हैं तब विजया उन्हें मना कर देती है। उसके बाद आगे की कथा अब सुनते हैं। विजया के मन में पहले तो यही आया कि इस व्याग के फंदे से बचने के लिए कल सुबह ही कलकत्ता चली जाए, परंतु फिर सोचकर देखा कि ऐसा करने से तो फंदा और कस जाएगा। इधर कमरे से बाहर निकलना भी उसके लिए दुर्लभ हो गया। 2 दिन बाद ऑफिस के गुमाश्ते ने जब कागज पत्र पर दस्तखत कराने के लिए उससे मिलने की प्रार्थना कहलाई तो तबीयत खराब होने का बहाना करके उसने कागजात ऊपर ही मंगवा लिए। आज अपने ही कर्मचारी को भी मुंह दिखाने में उसे लज्जा का बोध होने लगा कि कहीं उस तक भी बात ना पहुंच गई हो। एक बात को वह डरती भी थी और चाहती भी थी, यही कि नरेंद्र पिता की वे चिट्ठियां लेकर खुद आ जाए। परंतु 5-6 दिन की प्रतीक्षा के बाद भी नरेंद्र नहीं आया। हाँ, चिट्ठियां डाक से आ गईं। नरेंद्र क्यों नहीं आया इसका अनुमान करते भी उसे देर न लगी। उसे पहले से ही खटका था कि कहीं राज बिहारी इन शंकाओं को नरेंद्र तक पहुंचाकर उसके यहाँ आने की राह न बंद कर दें। उन पत्रों को हाथ में लेकर विजया सोचने लगी कि नरेंद्र भी यदि भय के मारे इस कलंक का बोझ उसी के सिर डाल भाग खड़ा हो तो वह अकेले उसे कैसे उठा पाएगी। तब तो यह मिथ्या भोज भी परम सत्य बनकर उसे धूल में मिला देगा। यही सब सोच स्वर्गवासी पिता के उन 2 पत्रों को माथे से लगा वह रोने लगी। फिर कई बार उन्हें पढ़ने की चेष्टा की, परंतु आंसुओं से दृष्टि धुंधली हो जाने के कारण वह पढ़ नहीं पाई। बड़ी देर में धीरे धीरे पत्र समाप्त कर सकी। तब पिता की आंतरिक इच्छा उससे छिपी ना रही। उन्होंने उसी के योग्य बनाने के लिए ही नरेंद्र को विलायत पढ़ने भिजवाया था। उसे यह भी मालूम हो गया कि यह बात चाहे और किसी को मालूम ना हो, परंतु राज बिहारी से तो छिपी न होगी। और 5-6 दिन बीत जाने पर एक दिन विजया ने सुबह शैया से उठते ही देखा कि सारे घर में मजदूर पुताई सफाई कर रहे हैं। तब उसे याद आया कि पूर्णिमा को अब केवल 7 दिन रह गए। विजया की हिम्मत न पड़ी कि किसी से यह तो पूछे कि किसके हुक्म से यह सब हो रहा है, यह मुझसे पूछा क्यों नहीं गया।
दूसरे दिन तीसरे पहर विजया कन्हैया सिंह के साथ नदी किनारे टहलने निकली थी कि वहां दयाल बाबू ने आकर कहा, बेटी मैं तुम्ही को खोज रहा था। अब ज्यादा दिन नहीं है, निमंत्रण पत्र छपवाने बंटवाने हैं। तुम बंधु बांधव आत्मीय स्वजन की सूची दे दो। विजया ने रुखाई से कहा, निमंत्रण क्या मेरे ही नाम से छपेंगे? दयाल बाबू जानते थे कि इस विवाह से विजया सुखी नहीं है। बोले, तुम्हारे नाम से क्यों, राज बिहारी बाबू के नाम से छपेंगे। वही तो वर कन्या दोनों के अभिभावक हैं। तो फिर वही तय करें कि किन्हें निमंत्रण दिया जाए। मेरे बंधु बांधव आत्मीय स्वजन कोई नहीं है। हाँ, उस दिन जो चिट्ठियां आपने नरेंद्र बाबू को दी थी उन्हें क्या पढ़ा था? मैं पराई चिट्ठियां क्यों पढ़ने लगा? ऊपर नरेंद्र के पिता का नाम देख मैंने नरेंद्र को दे दी थी। क्या कुछ अनुचित हुआ बेटी? नहीं, आपने तो ठीक ही किया। क्या उन्होंने इस बारे में आपसे कुछ नहीं कहा? नहीं, पर उनसे कुछ पूछना हो तो पूछकर कल ही तुम्हें बता सकता हूँ। वे आजकल प्रायः नित्य संध्या को हमारे यहाँ आते हैं। कलकत्ता में काम कम होने और कोई बंधु बांधव ना होने से यहाँ आ जाते हैं। मेरी घरवाली तो उन्हें पेट के लड़के की तरह ही चाहती है। बात करते इतनी दूर तक तो आ गई हो, चलो ना जरा अपने इस घर में हो ही आओ। चलिए, दयाल कहने लगे, मैंने तो ऐसा निर्मल स्वभाव से ही शिष्ट आदमी अपने इतने बड़े जीवन में दूसरा नहीं देखा। नलिनी की इच्छा है कि बीए पास कर डॉक्टरी पढ़े। इस विषय में वे उसे बड़ी सहायता और उत्साह देते रहते हैं। विजया चौंक उठी। कलकत्ता से रोज इतनी दूर आकर संध्या बिता जाने का क्या कारण है? यह संदेह उसके हृदय में विष की तरह मथ रहा था। दयाल ने घूमकर स्नेहार्द कंठ में कहा, तुम थक गई हो तो आज रहने दो। विजया ने कहा, नहीं चलिए। एक एक पग उसके लिए भारी हो रहा था। दयाल कहने लगे, इसी बीच नरेंद्र बाबू की सहायता से नलिनी ने डॉक्टरी की कई किताबें खत्म कर दी हैं। दोनों को ही लिखने पढ़ने का बड़ा अनुराग है। बहुत देर तक निशब्द चलने के बाद प्राणपण से अपने को संयत करके विजया ने पूछा, आपको क्या और कुछ संदेह नहीं होता? नलिनी के संबंध में उनके मन का भाव स्पष्ट समझ लेना उचित है। उसके लिए अभी बहुत समय है बेटी, अभी दोनों का परिचय और घनिष्ठ हो जाने देना ठीक होगा। किंतु इससे नलिनी की तो क्षति हो सकती है। नरेंद्र पर हम लोगों को खूब विश्वास है, उनसे किसी की क्षति नहीं हो सकती। वह भले ही कहे, पर अन्याय और क्षति कहाँ तक पहुँच चुकी है इसे केवल अंतर्यामी ही जानते हैं। विजया के साथ दयाल ने जब अपनी बैठक में पैर रखा तब संध्या की छाया घनी हो चुकी थी। एक टेबल के दोनों ओर कुर्सियों पर बैठे नलिनी और नरेंद्र कुछ बातचीत कर रहे थे। सामने किताब खुली पड़ी हुई थी। नलिनी का मुंह दरवाजे की ओर था, इसीलिए उसी ने पहले विजया को देख सानंद उसका स्वागत किया। किंतु विजया का मुख कैसा काला पड़ गया यह संध्या के झुटपुटे में वह न देख पाई। नरेंद्र ने घूम कर पूछा, अच्छी तो है ना? विजया ने ना नमस्कार के बदले नमस्कार किया, न उसके प्रश्न का उत्तर दिया। वह नलिनी से बात करने लगी। नरेंद्र ने सामने आकर हंसकर कहा, जान पड़ता है मुझे आप पहचान भी नहीं सकी। विजया ने शांत अवज्ञा के साथ उत्तर दिया, पहचानने से ही क्या पहचानना आवश्यक होता है? फिर नलिनी से कहा, चलिए मामी जी से भेंट कराऊं। और नरेंद्र की ओर देखे बिना नलिनी को ठेल ले गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए नलिनी ने कहा, चाय पिए बिना जाइएगा नहीं नरेंद्र बाबू। नरेंद्र इसका कुछ जवाब न दे सका। विस्मय और अपमान से एक बारगी काट होकर खड़ा रह गया। वृद्ध दयाल बाबू उसकी लज्जा में हिस्सा बटाने के लिए उसके पास खड़े हो गए। उन्हें संदेह होने लगा कि जो कुछ बाहर दिखाई पड़ा वही सत्य नहीं है। यह अकारण अपमान की आड़ में जो कुछ रह गया है वह चाहे और जो कुछ भी हो उपेक्षा और अपमान तो नहीं है। चाय के लिए जब दयाल बाबू की पुकार हुई तो वे नरेंद्र को अकेले छोड़ जाने में हिचकिचाए। नरेंद्र ने कहा, मैं तो घर का आदमी हूँ, मेरा कुछ ख्याल ना कीजिए। माँ ने अतिथि का सम्मान रखना उचित है, आप जल्दी जाइए। तब क्या तुम जरा बैठोगे? क्यों नहीं। आध घंटे बाद तीनों चाय पीकर नीचे आए। तब नलिनी ने सलज्ज कोमल स्वर से कहा, आपकी चाय आ रही है नरेंद्र बाबू। किंतु विजया नरेंद्र की ओर देखे बिना ही दरवाजे के बाहर हो गई। बाहर बूढ़ा कन्हैया सिंह प्रतीक्षा कर ही रहा था।
विजया चल पड़ी। नवमी का चंद्रमा आकाश में विराजमान है। विजया को लग रहा था कि उसके पांव के नीचे की घास से लेकर आकाश, मैदान, वन रेखा, नदी, जल, जहाँ जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह सभी इस नीरव चांदनी में सन सन कर रहे हैं। जैसे किसी के साथ किसी का कुछ भी संबंध नहीं है। जैसे निद्रा की अवस्था में उन्हें स्वतंत्र जगत से तोड़कर इधर उधर फेंक दिया गया है। चलते चलते उसकी आंखों से निरंतर आंसू गिरने लगे। उन्हें पहुँचते हुए वह बार बार कहने लगी, अब और सहा नहीं जाता, अब और सहा नहीं जाता। घर में आते ही सूचना मिली कि राज बिहारी बड़ी देर से बाहर की बैठक में बैठे हुए हैं। वह कुछ न कहकर अपने ऊपर के कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद राज बिहारी ऊपर आ गए और जेब से एक कागज निकालकर बोले, इसमें हस्ताक्षर भर करना है बेटी, और सब मैंने लिख दिया है। इतना कहकर कागज उन्होंने विजया के हाथों पर रख दिया। उसने देखते ही जान लिया कि ब्राह्म विवाह के कानून के अनुसार वह विवाह की रजिस्ट्री का कागज है। पढ़कर उसका मन कठिन उदासीनता और दारुण वितृष्णा से भर गया। उसे लगा संसार के सभी पुरुष एक जैसे ही हैं। अपनी सुख सुविधा के लिए स्त्री के प्रति नीचता, कृतज्ञता, निष्ठुरता का आचरण करने में सब बराबर हैं। उसे न जाने कैसे विश्वास हो गया कि उसके मन की एकांत कामना को जानकर भी दयाल ने ऐसा होने दिया। उसी दयाल ने जिसके लिए विजया ने क्या क्या नहीं किया, पर अपनी भांजी की भलाई के लिए वे उसके सब उपकारों को भूल गए। राज बिहारी से उनमें क्या अंतर है? नरेंद्र का विचार तो उसने जबरदस्ती अपने मन से दूर कर दिया था। वह बार बार मन में यही कहने लगी कि जब सभी बराबर हैं तो फिर बेचारे विलास को ही वह विद्वेष की दृष्टि से क्यों देखे, बल्कि वही तो सबसे अधिक निर्दोष है। उसके वाक्य और व्यवहार में भी सामंजस्य है। उसने यदि अपराध किया भी है तो उसी को पाने के लिए। उसका प्यार सच्चा है, तभी तो उस पर आँच आते देख वह तनकर खड़ा हो गया और जाओ कहते ही चले जाना उसके लिए असंभव हो गया। फिर वास्तविक गृहस्थी की दृष्टि से भी वह उस अपदार्थ की तुलना में बहुत अच्छा है। रासबिहारी ने व्यग्र होकर कहा, बेटी यहाँ कलम दबाते या नीचे से मंगवाओ। स्वार्थांध वृद्ध की निष्ठुर व्यग्रता ने छुरी की तरह उसके समस्त विचार तंतुओं को छिन्न भिन्न कर दिया। उसने कठोर और निर्दय होकर पूछा, मैं पूछती हूँ काका जी कि क्या आपके मत से पाप चाहे जितना बड़ा हो वह रुपयों के ढेर के नीचे छिप जाता है? रास बिहारी ने अचकचा कर कहा, कैसे बेटी? विजया ने अविचल दृढ़ स्वर में कहा, ऐसा ना होता तो हमारे इतने बड़े पाप की उपेक्षा कर आप भला मुझे ग्रहण करने की इच्छा करते? वह तो झूठी बात है। बड़े से बड़ा शत्रु भी तुम पर यह अपवाद नहीं लगा सकता। शत्रु तो नहीं कर सकता, पर मैं पूछती हूँ कि विलास बाबू क्या मुझे श्रद्धा की दृष्टि से देख सकेंगे? विलास विलास तुमको श्रद्धा की दृष्टि से ना देख सकेगा? तुम्हें? विलास! फिर जोर से आवाज दी, विलास विलास! विलास वहीं कहीं प्रतीक्षा कर रहा था। आवाज सुनते ही आ गया। विजया ने पूछा, उस दिन काका जी ने घर के नौकर चाकरों से पता लगाकर मुझसे आकर कहा था कि बहुत रात तक नरेंद्र बाबू के साथ आमोद प्रमोद करके भी मेरा जी नहीं भरा, और तब वे ट्रेन छूट जाने का बहाना कर रात यहीं बिता कर गए। ऐसी दशा में राज बिहारी चिल्ला उठे, कभी नहीं, यह संभव है। विलास का मुख काला पड़ गया। उसने कहा, मैंने तो यह कुछ नहीं सुना, पर दुनिया भर के लोग कहते तो भी मैं इस पर विश्वास ना करता। क्यों ना करते? क्या मेरी जायदाद के लिए? विलास की दोनों आंखें प्रदीप्त हो उठी, किंतु उसने शांत स्थिर स्वर में कहा, तुम्हारी जायदाद का मुझे लेश मात्र लोभ नहीं है। सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे में सबको लगा जैसे वे लोग बाजार में खड़े मोल तोल कर रहे हों। विजया को अनुभव हुआ कि कोई भी भले घर की लड़की अपने चरित्र को लेकर ऐसी मर्यादाहीन बातचीत नहीं कर सकती। तब उसे जान पड़ा कि दाम्पत्य जीवन में जो कुछ माधुर्य है, जो कुछ पवित्रता है, वह सब मानो गिरकर धूल में लौटने लगा है। घर की निबिड़ निस्तब्धता को तोड़कर विलास बोला, मैं तुमसे फिर कहता हूँ
कि तुम्हारी संपत्ति का कोई लोभ मेरे मन में नहीं है। मैं केवल तुम्हें चाहता हूँ। विजया ने अपना पीला मुख उसकी ओर करते हुए पूछा, सच कहते हो? विलास ने बढ़कर विजया का दाहिना हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, विजया, यदि मेरे मन में कुछ सत्य है तो मैं तुम्हारे सामने सच ही कह रहा हूँ। थोड़ी देर तक दोनों वैसे ही खड़े रहे। फिर विजया ने धीरे धीरे अपना हाथ हटा लिया और उस विवाह वाले कागज पर हस्ताक्षर करके राज बिहारी के हाथ में देते हुए कहा, यह लीजिए। पिता के चले जाने पर विलास ने कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझे प्यार नहीं करती, किंतु सामान्य आदमियों की तरह यदि मैं उस प्रेम को ही सबसे ऊंचा मानता तो कह देता कि विजया, तुम जिसे प्यार करती हो उसे ही वरण करो। मुझ में वह उदारता, वह शक्ति, वह त्याग है, पर एक सकाम रूप तृष्णा ही, जिसे मानव प्यार कहने की भूल करता है। क्या ब्रह्म कुमार कुमारियों के विवाह का चरम लक्ष्य है? नहीं, हरगिज नहीं। उसका विराट उद्देश्य सत्य है, मुक्ति है, परम ब्रह्म के चरणों में युग आत्माओं का एकांत आत्मसमर्पण है। एक दिन मेरे निकट तुम्हें इस सत्य का ज्ञान होगा। विजया ने कुछ कहना चाहा, पर उसका कंठ रूंध गया। उसने दोनों हाथ सिर से लगाकर नमस्कार किया और जल्दी से घर के अंदर चली गई। निदारुण संशय की तूफानी आग में पड़कर विजया का चित्त कितनी दूर तक पीड़ित एवं उद्भ्रांत हो उठा था, इसे वह अपने को पूर्णता अर्पित करने के पूर्व नहीं अनुभव कर सकी। आज सवेरे नींद टूटने पर उसे मालूम हुआ कि उसका मन खूब शांत हो गया है। मन में कहीं चंचलता नहीं रह गई है। बाहर देखने पर जान पड़ा मानो समस्त आकाश जैसे सावन के प्रभात की भांति धूसर मेघों के बोझ से पृथ्वी पर गिरा पड़ता है और उसके लिए सैया छोड़ना न छोड़ना बराबर है। खिड़की से दिखाई दे रहे बगीचे के वृक्ष, लता समूह सब स्थिर एवं गंभीर हो गए हैं। कहीं कोई खींचातानी, तर्क वितर्क नहीं है और एक ही रात में जैसे सब कुछ ऋषि मुनियों के तपोवन के रूप में बदल गया है। बड़ी देर बाद परेश की माँ के पुकारने पर वह उठी। हाथ मुंह धो कपड़े बदल नीचे उतरते समय देखा कि आज स्वयं राज बिहारी मजदूरों के काम का निरीक्षण कर रहे हैं। विवाह को 2 ही दिन तो रह गए हैं। इसी बीच सारे मकान को लीप पोत कर एकदम नया कर देना होगा। थोड़ी देर पहले ही विजया ने सोचा था कि जो कठिन समस्या कल रात अंतिम रूप से हल हो गई है और जो अब किसी कारण से और किसी के द्वारा बदली नहीं जा सकती, उसके बुरे भले, न्याय अन्याय के बारे में मन में कभी कोई विचार नहीं करूंगी। परंतु सहसा देख पड़ा कि वह संभव नहीं है। नीचे उतरते ही राज बिहारी से सामना होगा, यह विचार आते ही वह लौटकर बरामदे में टहलने लगी। अकस्मात उसे बाल बंधुओं का स्मरण हो आया। बहुत दिनों से किसी से कोई चिट्ठी पत्री नहीं हुई। आज हृदय में जमी व्यथा को पत्र द्वारा बहा देने के लिए उसने पुस्तकालय में प्रवेश किया। फिर वह पत्र लिखने में ऐसी डूबी कि समय किस प्रकार बीत गया, कितने आंसू गिर गए, इसका उसे कोई होश ही न रहा। परेश की माँ ने आकर कहा, बिटिया, डॉक्टर बाबू आ रहे हैं, और सूचना देकर चली गई। नरेंद्र पहले कई बार ऊपर आ चुका था, परंतु बिना सूचना दिए इस प्रकार ऊपर चले आने की कल्पना भी विजया न कर सकती थी। उसका मुख सूखा, बड़े बड़े बाल बिखरे हुए थे। उसने कमरे में प्रवेश करते हुए पूछा, बताइए तो, उस दिन आपने मुझे पहचानना क्यों नहीं चाहा? तब उसके कंठ स्वर में भारी थकावट का अनुमान कर विजया चौंक पड़ी। खड़े होकर व्यग्रतापूर्वक उसने पूछा, आपको क्या हुआ है नरेंद्र बाबू? आप बीमार तो नहीं हैं? नरेंद्र ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, अब ठीक है। था तो मामूली ज्वर, पर उसने इतना दुर्बल कर दिया कि आज से पहले ना आ सका। परंतु उस दिन मैंने क्या अपराध कर दिया था, ये तो बताइए। परेश खड़ा था। विजया ने उससे कहा, परेश, जा अपनी माँ से कह दे कि खाने पीने को कुछ ले आवे। जान पड़ता है आपने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। नहीं,
किंतु उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे तो है, कहकर विजया भी लड़के के पीछे पीछे बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद स्वयं परोसी थाली और गर्म दूध भरा कटोरा लेकर लौटी और चुपचाप वह सामग्री अतिथि के आगे रख दी। नरेंद्र ने भोजन करते हुए हंसकर कहा, आप भी एक अद्भुत प्राणी हैं। दूसरे के घर में पहचानना तक नहीं चाहती और अपने घर में इतना पहचानती हैं कि आश्चर्य होता है। उस दिन के व्यवहार से तो समझा था कि भेंट ही न करेंगी, इसीलिए बिना सूचना दिए चला आया। था तो सामान्य ज्वर, पर उसने मुझे इतना दुर्बल कर दिया है कि कुछ न पूछे। आपसे जल्द भेंट होने की संभावना होती तो मैं आज भी ना आता। कमजोरी के कारण इतनी दूर चलकर आने में मुझे सचमुच बड़ा कष्ट हुआ है, पर मैंने यहाँ की नौकरी छोड़ दी है। मुझे आपके शुभ विवाह का निमंत्रण पत्र मिला है, किंतु उसे देखने का सौभाग्य मैं ना प्राप्त कर सकूंगा। उसी दिन मेरा जहाज कराची से छूट जाएगा। विजया डर कर बोली, कराची से? आप जा कहाँ रहे हैं? साउथ अफ्रीका। पछाड़ में भी एक जगह ठीक हो रही थी, पर जब नौकरी ही करनी है तब बड़ी देखकर करना ही अच्छा है। फिर मेरे लिए पंजाब हो या केप टाउन बराबर है। शायद अब हम कभी भेंट ना कर पाए। अंतिम बात शायद विजया के कानों में नहीं पहुंची। उसने घबराकर सवाल पर सवाल करना शुरू कर दिया। नलिनी क्या राजी हो गई हैं? उनके राजी होने पर भी आप इतनी जल्दी कैसे चले जा सकते हैं? मेरी तो समझ में ही नहीं आता। क्या आपने उन्हें सब कुछ खोलकर बता दिया है? और उन्होंने इतनी दूर जाने की राय कैसे दे दी? नहीं, यह नहीं हो सकता। आप लोग क्या हमें बक्स बिस्तरे के समान समझते हैं कि इच्छा हो या ना हो रस्सी में बांध गाड़ी पर रख लेंगे और हमें इतनी दूर जाना ही पड़ेगा। उनके सम्मत हुए बिना आप किसी तरह उन्हें इतनी दूर नहीं ले जा सकते। नरेंद्र का मुंह मलिन हो गया। विहल की भांति कुछ देर तक स्तब्ध रहकर उसने कहा, बात क्या है? दयाल बाबू भी मेरा इरादा सुनकर चौंक पड़े थे और इसी तरह की आपत्ति की थी, पर नलिनी के मतामत पर मेरा जाना क्यों निर्भर है और वे क्यों मेरी यात्रा में विघ्न डालेंगी? यह सब मेरी समझ में नहीं आता। जरा साफ साफ बताइए तो। आपने क्या उनके साथ विवाह का प्रस्ताव नहीं किया? नरेन जैसे एकाएक आकाश से गिर पड़ा। बोला, नहीं, कभी नहीं। विजया के मुंह पर खून की एक झलक दौड़ गई, किंतु उसने तुरंत अपने को संयत करके पूछा, माना नहीं किया, पर करना उचित तो था। आपका मनोभाव तो किसी से छिपा नहीं है। बहुत देर तक सन्न बैठा रहकर नरेन ने कहा, मैं यही सोच रहा हूँ कि यह अनिष्ट किसके द्वारा शुरू हुआ। स्वयं नलिनी द्वारा तो हुआ नहीं, क्योंकि वे शुरू से ही जानती थी कि यह असंभव है। असंभव क्यों? कारण कई हैं, पर एक मोटा कारण यह है कि मैं हिंदू हूँ और वे ब्रह्म समाजी हैं। फिर हमारी जाति भी एक नहीं है। विजया ने मलिन होकर पूछा, क्या आप जाति मानते हैं? मानता क्यों नहीं? हिंदुओं में एक जाति का विवाह दूसरी जाति से नहीं होता। इसे क्या आप नहीं मानती? मानती हूँ, पर अच्छा समझकर नहीं। आप शिक्षित होकर इसे कैसे मानते हैं? अच्छा, भिन्न जात की बात जाने दीजिए। जहाँ जाति एक ही है वहाँ भी धर्म मत की भिन्नता के कारण ही आप विवाह असंभव कहेंगे। फिर आप कौन हिंदू हैं? आप तो समाज बहिष्कृत हैं, जातिच्युत हैं। आप भी क्या किसी ब्रह्म कुमारी को अपने साथ ब्याहे जाने योग्य नहीं मानते? अगर यही आपका मत है तो आपने शुरू से ही क्यों नहीं कह दिया? कहते कहते विजया की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्हें छिपाने के लिए उसने मुंह फेर लिया, किंतु नरेंद्र को वह धोखा न दे सकी। वह बोला, यह मेरा मत नहीं है। नलिनी के विषय में एक कल्पना करके आप व्यर्थ कष्ट पा रही हैं। उनका मन कहीं और बंध गया है और मैं क्यों पृथ्वी के दूसरे छोर पर भागा जा रहा हूँ वे भी इसे समझ लेंगी। आप व्यर्थ उद्विग्न ना हो। विजया ने बिजली की तेजी से घूमकर कहा, क्या आप समझते हैं केवल उन्हीं की मंजूरी होने ना होने से आप जहाँ खुशी हो जा सकते हैं?
नरेंद्र के कलेजे में यह बात बिजली की रेखा की बात ही फैल गई, किंतु साथ ही उसकी नज़र टेबल पर पड़े उसके विवाह के लाल निमंत्रण पत्र पर भी गई। उसने कुछ देर स्थिर रहकर धीरे धीरे कहा, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध भी कुछ नहीं कर सकता, किंतु आप तो मेरा सब हाल जानती हैं। मेरे जीवन की साध भी आपसे छिपी नहीं है। विदेश में वह साध शायद पूरी हो भी जाए। इस देश में इतना बड़ा निकम्मा दीन दरिद्र एक रहा या ना रहा, इससे किसी का क्या बनता बिगड़ता है। विजया सिर नीचा किए बैठी रही, फिर बोली, आप दीन दरिद्र तो नहीं हैं, आपके पास सब कुछ है, इच्छा करते ही सब कुछ वापस ले सकते हैं। इच्छा करते तो नहीं ले सकता, पर आपने उसे देना चाहा था, यह मुझे याद है और सदा याद रहेगा। किंतु देखिए, लेने का भी एक अधिकार होता है, वह अधिकार मुझे नहीं है। कैसे नहीं है? यह जायदाद मेरी नहीं, पिताजी की है। आपको अधिकार ना होता तो आप उस दिन परिहास में ही सही दावे की बात न कर सकते। आपकी जगह मैं होती तो वे जो कुछ दे गए हैं सब ले लेती, एक तिल भी न छोड़ती। विजया ने सिर झुकाए हुए कहा। थोड़ी देर बाद नरेंद्र की एक लंबी सांस से चौंक कर उसने सिर उठाकर देखा कि नरेंद्र का चेहरा न जाने कैसा हो गया है। आंखें मिलते ही नरेंद्र बोल उठा, नलिनी ने ठीक ही समझा था विजया, किंतु मैंने ही विश्वास नहीं किया। मेरे जैसे निकम्मे अपदार्थ व्यक्ति की भी किसी को आवश्यकता हो सकती है, इसे मैंने असंभव मान हंसकर उड़ा दिया था। किंतु यदि सचमुच यह असंगत कल्पना तुम्हारे मन में आई थी तो तुमने हुक्म क्यों नहीं दिया? मेरे लिए तो ऐसा सपना देखना भी पागलपन था विजया। इतने दिन बाद नरेंद्र के मुख से प्रेमपूर्ण संबोधन सुनकर विजया को रुलाई छूट गई। वह मुंह पर आंचल देकर उसे रोकने की चेष्टा करने लगी। इसी समय दयाल बाबू ने कमरे में प्रवेश किया और चुपचाप आकर विजया के पास बैठ गए। फिर उसके सिर पर हाथ रखकर पुकारा, बेटी। दयाल के स्वर में मृत पिता के स्वर का आभास पाकर विजया ने उनकी गोद में सिर रख दिया और रोने लगी। दयाल की आंखों से आंसू गिरने लगे। इस संसार में एकमात्र वही उसके मर्मांतक रोदन का रहस्य जानते थे। सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरी ही गलती से यह भयानक अन्याय हुआ है बेटी। नलिनी सब जानती थी, परंतु मेरे जानने में ही भूल हुई। मैं नहीं जानता था कि नरेंद्र केवल तुमको, पर सब कुछ समझने में मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। अब इसका कोई प्रतिकार, कोई उपाय नहीं हो सकता बेटी। विजया ने वैसे ही मुंह छुपाए हुए रूंधे स्वर में कहा, मृत्यु के सिवा और कोई उपाय नहीं है। मैं जबान दे चुकी हूँ, प्राण रहते उसे फेर न सकूंगी, मरे बिना मेरा आगे वह कुछ न बोल सकी। परेश की माँ ने आकर कहा, बिटिया 3 बज गए हैं। सुनकर दयाल बाबू विजया का सिर ऊपर उठाने लगे। थोड़ी देर बाद परेश ने आकर फिर कहा, तुम्हारे खाए बिना कोई खा पी नहीं सकता। यह सुनकर विजया आंसू पोंछ उठ बैठी और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। दयाल बाबू ने कहा, नरेंद्र बाबू, तुमने भी तो अभी तक नहाया खाया ना होगा। नरेंद्र कुछ और बातें सोच रहा था। अनमनस्क की भांति बोला, नहीं तो चले आओ मेरे साथ। चलिए, कहकर वह उठ खड़ा हुआ और दोनों चले गए। उसी दिन संध्या को जब आसन्न विवाह के बारे में कुछ बातचीत करके पिता पुत्र दोनों चले गए, तब विजया अपने पुस्तकालय में प्रवेश करते ही चकित रह गई। दयाल बाबू वहाँ ऐसे तन्मय होकर बैठे थे कि उन्हें किसी के आने जाने का कुछ पता ही न था। उनके ऐसे तद्गत भाव को भंग करने की इच्छा उसे नहीं हुई, इसीलिए वह चुपचाप चली गई। पर जब 1 घंटे बाद आकर फिर देखा उनकी वही हालत है, तब उनके पास आकर खड़ी हो गई। दयाल चकित होकर बोले, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था बेटी। कल दोपहर के समय मेरे यहाँ तुम्हारा निमंत्रण है। नहीं नहीं, यह किसी तरह नहीं होगा। तुम मुझे इनकार करके विदा नहीं कर सकोगी, इसीलिए मैं इतनी दूर स्वयं आया हूँ। पालकी कहाँ ठीक कर लिए हैं, वे आकर तुम्हें ले जाएंगे। वृद्ध की करुण वाणी सुनकर विजया की आंखें छलछला आईं।
उसने कहा, एक चिट्ठी लिखकर भेज देते तो भी मैं नहीं ना करती। आप नाहा कितनी दूर आए, देखना भूल न जाना बेटी, नहीं तो मुझे धूप में आना पड़ेगा। प्रबल आग्रह देख विजया को आश्चर्य हुआ। आज तक दयाल बाबू ने कभी उसे निमंत्रण नहीं दिया था। फिर संध्या की जगह दोपहर को खिलाने का क्या समय है। कल तक निमंत्रण की कोई बात नहीं थी, फिर अकस्मात ये क्या सूझा है, उसने पूछा। अच्छा, पर इस आकस्मिक निमंत्रण का कारण मैं जान सकती हूँ? नहीं, कल वही मालूम हो जाएगा। अच्छा, कारण ना बताइए, पर निमंत्रित किन किन को किया है? सबको तो तुम पहचानती नहीं बेटी। पड़ोसी, इष्ट मित्र तुम्हारे परिचितों में केवल दो हैं, राज बिहारी और नरेंद्र। दूसरे दिन विजया ठीक समय पर तैयार होकर पालकी की प्रतीक्षा करने लगी। 2:30 बज गए, पालकी का पता नहीं। उसने सोचा निमंत्रण देकर भूल तो नहीं गए। आदमी भेजकर पता लगवाने से तो वे लज्जित होंगे। विजया यही सब सोच रही थी कि परेश ने आकर कहा, पालकी आ गई है। विजया घर से रवाना हुई तब तीसरा पहर हो रहा था। दयाल के घर पहुंची तो देखा कि वहां आम्र पल्लवों की बंधनवार बंधी है, दोनों ओर जल से भरे कलश रखे हैं। यह सब देख उसे आश्चर्य हुआ। दयाल बाबू देखते ही, आ गई बेटी कहकर हाथ पकड़ उसे आदर पूर्वक ऊपर ले गए। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए विजया ने स्नेहमयी खींच के साथ कहा, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं, यही आपके मध्याह्न भोजन का निमंत्रण है? दयाल ने स्निग्ध स्वर में कहा, आज तो तुम लोगों को खाना नहीं है बेटी। नरेन तो निर्जीव होकर सोया पड़ा है। कम से कम आज एक दिन तो कान्हे भट्टाचार्य जी की बात माननी ही होगी। ऊपर से दालान में ब्याह की सब तैयारी देख कुछ न जानने पर भी उसका हृदय कांप उठा, पर वह कुछ पूछने का साहस न कर सकी। दयाल ने सहज भाव से समझा कर कहा, संध्या के बाद ही लग्न है, आज तुम्हारा विवाह है विजया। भाग से लग्न मिल गया, पर लग्न ना भी मिलता तो भी आज विवाह कर ही दिया जाता। विजया का चेहरा फक पड़ गया, बोली, आप क्या मेरा हिंदू विवाह कराएंगे? दयाल बोले, हिंदू विवाह क्या विवाह नहीं है बेटी? सांप्रदायिक मत मनुष्य को ऐसा पागल कर देते हैं कि वह उनके बाहर निकल नहीं पाता। मैं कल रात भर सोचकर भी इस कठिनाई का समाधान न कर सका, किंतु नलिनी ने क्षण मात्र में ही मुझे राह दिखा दी। वह बोली, उनके पिता उन्हें जिनके हाथ में दे गए हैं, उन्हीं के हाथ में तुम उन्हें अर्पण करो। ब्राह्म विवाह के चक्कर में पड़कर किसी अपात्र को सौंपने में अधर्म होगा। मन का मिलन ही सच्चा विवाह है। ब्याह के मंत्र बंगला में हो या संस्कृत में, उन्हें भट्टाचार्य जी पढ़ें या आचार्य महाशय, उससे कुछ आता जाता नहीं मामा। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। चाहे जिस मत से मैं इनका विवाह करूं, तुम्हारे निकट मैं अपराधी नहीं होऊंगा। फिर भी नलिनी से कहा, पर नलिनी, विजया ने उन लोगों को जो वचन दिया है उसे कैसे तोड़ा जाएगा? वह बोली, मामा, तुम तो जानते हो कि विजया के अंतर्यामी ने कभी उस प्रतिज्ञा का अनुमोदन नहीं किया। क्या उसकी अपेक्षा हस्ताक्षर कर देना या मुंह से मंजूर कर लेना ही बड़ी बात है? क्या उनके हृदय के सत्य की अपेक्षा उनके मुख के सत्य को प्रधानता दी जाएगी? मैंने चकित होकर पूछा, तूने ये बातें किससे सीखी बेटी? उसने कहा, नरेंद्र बाबू से। वे कई बार मुझसे कह चुके हैं कि सत्य का स्थान मुंह नहीं हृदय है, और नरेंद्र तुम्हें कितना चाहता है बेटी, इसे तुम भी ठीक ठाक नहीं जानती। असत्य का बोझ तुम्हारे सिर लाद कर वह तुम्हें ग्रहण करने को भी तैयार ना होगा। विजया चुपचाप खड़ी रही। उसके आगमन की खबर पाकर नलिनी दौड़ कर आई और उससे लिपट गई। फिर कान में कहा, तुम्हें सजाने का भार नरेंद्र बाबू ने आज मेरे ऊपर डाला है, चलो। यह कहकर वह जबरदस्ती विजया को ठेल ले गई।
2 घंटे बाद फूल माला चंदन आदि से सजाकर नलिनी ने उसे ले आकर वधु के आसन पर बैठा दिया। दूर के नाते विजया की एक बुआ ने कन्यादान किया। विवाह का अनुष्ठान पूरा हो गया। वर वधु उठने की तैयारी कर ही रहे थे कि राज बिहारी आ गए। दयाल ने आदर पूर्वक उनकी अभ्यर्थना करते हुए कहा, आओ भाई आओ, शुभ कर्म निर्विघ्न पूरा हो गया है। आज के दिन मन में कोई ग्लानि ना रखो भाई, इन्हें आशीर्वाद दो। राज बिहारी कुछ देर तक स्तब्ध रहकर बोले, वनमाली की लड़की का विवाह क्या अंत में तुमने हिंदू मत से ही किया दयाल? मुझे बता देते तो इसकी आवश्यकता ना होती। दयाल ने इधर उधर करके कहा, सभी विवाह एक ही हैं भाई। राज बिहारी ने कठोर स्वर में कहा, नहीं, किंतु क्या वनमाली की कन्या को गांव से अपने बाप का आजीवन निर्वासन दुख भी याद नहीं आया? नलिनी पास ही खड़ी थी। वह बोल उठी, उनकी बेटी ने उन्हीं की सच्ची आज्ञा का पालन किया है। अनुष्ठान विधि पर विचार करने का समय ही उन्हें नहीं मिला। आप भी तो वनमाली बाबू की यथार्थ इच्छा जानते थे, उसमें तो कोई त्रुटि नहीं हुई ना? राज बिहारी इस दुर्मुख लड़की की ओर क्रूर दृष्टि डालकर बोले, उन्हें जाने की चेष्टा करते देख नलिनी बोली, वाह, ब्याह वाले घर से आप ऐसे ही चले जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, आपको खा कर ही जाना होगा। राज बिहारी कुछ नहीं बोले, जलती आंखों से उसकी ओर देखकर धीरे धीरे बाहर चले गए। तो ये थी श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे उपन्यास दत्ता की कहानी। मुझे ये उपन्यास इसी कारण पसंद है कि ये सुखांत है और बहुत ही सुंदर तरीके से स्त्री के मनोभावों को व्यक्त करता है। अगर आपको ये चैनल और इसकी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से मेरे उत्साह में वृद्धि होगी और मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूँगी। और कृपया कमेंट करके जो कहानी आप सुनना चाहें उसका नाम भी मुझे लिख भेजें, तो मैं वो कहानी आपको सुनाने का अवश्य प्रयत्न करूँगी। इसके साथ ही मेरे 2 और चैनल हैं। एक चैनल है सरोजेंद्र, जिस पर मैं पूजा पाठ और धर्म से संबंधित कुछ विषय डालती हूँ। और एक और चैनल है मूवीज़ की सनीमाबाजी, जिस पर मैं फिल्मों से जुड़ी बातें डालती हूँ। कृपया इन दोनों चैनलों को लाइक करें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।